हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच। बच्चों आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है। बच्चों आज हम आप लोगों को इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक पॉइंट बताएंगे, जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को कुछ नए तरीके से और कुछ बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों आज हम जिस टॉपिक को पकड़ेंगे उसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करके ही हम आगे बढ़ेंगे। आज हमें बच्चों जो कुछ भी पढ़ना है वो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग बच्चों हम बता दे रहे हैं कि आज का टॉपिक इतना मज़ेदार है कि आप से कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब हम पढ़ना चालू करते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक और शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया था कि आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो इसका हम सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं कि हिंदी में हम इसे किस प्रकार से कहते हैं। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच का परिभाषा होगा कि वाक्यों के शब्दों को प्रयोगों के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। वाक्यों के शब्दों को प्रयोगों के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। इन्हें शब्दभेद कहते हैं, यानी इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच को ही हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। ओके बच्चों समझ में आ रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच का दोस्तों परिभाषा होगा कि वाक्यों के शब्दों को प्रयोगों के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है और इन्हें शब्दभेद कहते हैं, यानी इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके दोस्तों। हाँ तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी इंग्लिश में इसका परिभाषा देखा, तो हम इसे हिंदी के बजाय इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश में हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, वर्ड्स आर डिवाइडेड into different kinds according to the work they do in a sentence। ओके दोस्तों समझ में आया। जैसा कि दोस्तों आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही जान लिए हैं, तो अब हम पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित कुछ और बातों को जानेंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में और कुछ जानेंगे, तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, यानी पार्ट ऑफ जो स्पीच होता है वो 8 प्रकार के होते हैं। तो हम उन 8 प्रकार के बारे में जानेंगे कि जो कि पार्ट ऑफ स्पीच है वो 8 प्रकार में कौन कौन से आते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 प्रकार का होता है वो कौन कौन से प्रकार हैं। तो बच्चों जो हमारा 8 प्रकार का था वो है, जो पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं वो है दोस्तों ये सब हैं। ये 8 प्रकार के जो हमारे फर्स्ट नंबर पे आएंगे उसे हम कहते हैं नाउन यानी जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और जो हमारे दूसरे नंबर पर है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच के जो तीसरे नंबर पर आता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। जो हमारे चौथे नंबर पर आएगा दोस्तों वो है वर्ब यानी हम इसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारे 5वें नंबर पर आता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण।
जो हमारे छठे नंबर पर आता है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। और जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में 7वें नंबर पर आता है उसे हम कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन यानी संयोजक। और जो हमारे लास्ट यानी 8वें नंबर पर आता है उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय सूचक अव्यय। तो दोस्तों ये है हमारे जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के नंबर थे। तो अब हम बारी बारी से इन नंबर के बारे में जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं यानी संज्ञा किसे कहते हैं, प्रोनाउन यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो अब हम इन सब की को बारी बारी से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे चलते हैं और हम सबसे पहले जानेंगे नाउन के बारे में कि नाउन किसे कहते हैं। ओके दोस्तों। हाँ तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि अब हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था कि 8 प्रकार का होता है और हमने 8 प्रकार को जाना था, जिसमें सबसे पहले जो था जो कि नाउन था। तो हमने कहा था कि अब हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है और हम नाउन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि नाउन की परिभाषा हम इस प्रकार से जानते हैं। नाउन की परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके दोस्तों समझ में आ गया। अब हम इसका डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा इंग्लिश में भी जान लेते हैं कि इसे इंग्लिश में किस प्रकार से कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन का अब हमें डेफिनेशन पढ़ना है और यहाँ पर एक खास बात बता दें दोस्तों कि आज हम आप लोगों को नाउन की परिभाषा यानी नाउन की डेफिनेशन इंग्लिश में हम आपको 2 प्रकार से बताएंगे। आज इंग्लिश की परिभाषा में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो अब हम पहले अपना डेफिनेशन फर्स्ट देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो होगा ये नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग्स। यानी नाउन वहाँ पर प्रयोग होता है जैसे कि कोई पर्सन हो यानी कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो या कोई जानवर हो या कोई वस्तु हो, इन सब के नाम के लिए जो है हम नाउन का प्रयोग करते हैं इन सब के नाम को। ओके बच्चों समझ में आ गया। अब हम इंग्लिश में जानेंगे एक अपना जो हमारा दूसरा डिफिनेशन है उसे हम जानेंगे। ओके दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा डिफिनेशन है वो है डिफिनेशन सेकंड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कि जो नाउन है वो एक नेमिंग वर्ड है, यानी जहाँ पर किसी नाम वाम का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहले हमने जाना था कि किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते, तो वही यहाँ पर बहुत ही शॉर्टकट में हमने बना दिया है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके बच्चों समझ में आ गया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नाउन से संबंधित और कई सारी जानकारी हासिल करते हैं। ओके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको नाउन के बारे में कुछ एग्जाम्पल भी बता दें जिससे आप लोग और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों जैसा कि अब हमारा पहला एग्जाम्पल है कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग यानी अकबर जो है वो एक महान राजा थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो नाउन होगा वो अकबर होगा और साथ साथ किंग भी होगा, क्योंकि यहाँ पर नाम भी बताया जा रहा है, उनका पद भी बताया जा रहा है कि जो अकबर थे वो एक महान राजा थे, ग्रेट राजा यानी महान राजा थे। ओके दोस्तों अब हम अपना एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपका जो डाउट रह गया होगा मन में वो भी दूर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वह है कानपुर इज अ बिग सिटी। तो दोस्तों हमारे दूसरे एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि कानपुर जो है वो एक बड़ा शहर है। यहाँ पर जो हमारा संज्ञा होगा यानी जो हमारा नाउन होगा वो कानपुर होगा और सिटी होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को यह टॉपिक बहुत मज़ा आया होगा और आप इसके बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम नाउन से संबंधित और कुछ जानकारी हासिल करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और अब हम आगे देखते हैं।
हाँ तो दोस्तों, हमने कहा था कि आज नाउन के बारे में हम आपको पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो जहाँ आज हम जानेंगे कि नाउन जो कि 5 प्रकार के होते हैं। तो जो कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तो इसमें 5 प्रकार में कौन कौन से नाउन आते हैं और उन 5 प्रकार में कौन कौन से नाउन आते हैं, यह हम जानेंगे कि और उनका क्या महत्व है इसके साथ। तो अब हम जानते हैं कि नाउन जो कि 5 प्रकार के होते हैं उसमें कौन कौन से नाउन आते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारे फर्स्ट नंबर पर नाउन आता है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज हम दोस्तों प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। अब हम अपना दूसरा नंबर देख लेते हैं कि नाउन जो कि 5 प्रकार के होते हैं उसमें दूसरे नंबर पर क्या आता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे दूसरे नंबर पर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में भी पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। अब हम अपने तीसरे नंबर पर जो आता है, चौथे नंबर पर जो आता है और पाँचवें नंबर पर आता है, इसे भी जान लेते हैं। उसके बाद में हम प्रॉपर नाउन को अच्छी तरीके से जानेंगे क्रम वाइज से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारे तीसरे नंबर पर नाउन में आता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो आज हम कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। अब हम अपने चौथे नंबर पर क्या आता है इसे भी देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि चौथे नंबर पर हमारा आता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। तो आज हम पदार्थवाचक संज्ञा यानी मैटेरियल नाउन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। अब हम देखते हैं अपना लास्ट यानी पाँचवें नंबर पर क्या आता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पाँचवें नाउन पर हम देखेंगे क्या आता है। तो हमारे पाँचवें नंबर पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो आज हम इन पाँचों नाउन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। ओके दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अभी तक हमने जान लिया है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं और हमने उन 5 प्रकार के नाम को भी जान लिया है। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं उन पाँचों प्रकार के नाउन को। तो जो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही शुरुआत करते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे कोई पूछ ले बच्चों कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं जिससे कि आप समझ जाएंगे कि प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं। हाँ तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है महात्मा गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, यानी महात्मा गांधी जो थे वो एक महान लीडर थे। तो यहाँ पर जो कि हमारा प्रॉपर नाउन होगा वो महात्मा गांधी होंगे। ओके दोस्तों, अब हम अपना एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है कोलकाता इज अ बिग सिटी, कि कोलकाता जो है एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉपर नाउन होगा वो होगा कोलकाता। यहाँ पर कोलकाता के बारे में बताया जा रहा है। तो हमने जैसा कि आगे पढ़ा था कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये जो कोलकाता है वो एक स्थान का नाम है। ओके दोस्तों, तो अब हम जानेंगे अपने तीसरे एग्जाम्पल को जो कि है द गंगा इज अ होली रिवर, कि जो गंगा है वो एक पवित्र नदी है। आशा करते हैं कि आपको प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं अपना अगला नाउन। हाँ तो हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारा दूसरे नंबर पर आता है वो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे हम हिंदी में जो क्या कहते हैं, हिंदी में हम कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो अब हम कॉमन नाउन यानी जातवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन की परिभाषा जान लेते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो दोस्तों
कॉमन नाउन को हम कुछ इस प्रकार से जानते हैं कि किसी एक वर्ग या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, पशुओं अथवा वस्तुओं के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो कॉमन नाउन किसी एक वर्ग या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, पशुओं अथवा वस्तुओं के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं तो आप सीधा सीधा बता दीजिए कि किसी एक वर्ग हो या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्ति हो, मतलब कि जैसे कि एक ही प्रकार के अनेकों लोग हो। जैसे कि हम भेड़ बकरियां ले सकते हैं कि एक ही प्रकार की होती है और बहुत ढेर सारी होती हैं, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई एक वर्ग हो। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी एक वर्ग या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, पशुओं अथवा वस्तुओं के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर आगे देखते हैं, जिससे कि आप लोगों के मन में जो डाउट रह गया होगा वो भी दूर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आप लोगों का डाउट जो है वो दूर हो जाएगा। तो जो कोई हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई कि चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है ना बच्चों कि यहाँ पर एक चिड़िया तो है नहीं, यहाँ पर बर्ड्स यानी बहुत सारी चिड़िया, यानी चिड़ियों का एक ग्रुप है, एक वर्ग है। तो हमने आगे बताया था ना कि जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में रहते तो अपना एक ग्रुप बना लेते, तो यहाँ पर वही बताया गया कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई कि जो चिड़िया हैं वो आकाश में उड़ती हैं। अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत बच गया होगा इस एग्जाम्पल को देखने के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा। और हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है बॉयज़ लाइक टू ईट फ्रूट, यानी जो बच्चे हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? फ्रूट, यानी कि फल खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करना चाहिए कि यहाँ पर कोई एक लड़का नहीं है, यहाँ पर बॉयज़ लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फ्रूट यानी फल खाना पसंद करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको कॉमन नाउन के बारे में यानी जातवाचक संज्ञा के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है। और अब हम अपने अगले नाउन के बारे में जानेंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमने जो कुछ बताया वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे तीसरे नंबर पर आता था उसे हम कहते थे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो अब हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जानने से पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन की परिभाषा क्या होती है, हम किस प्रकार से कलेक्टिव नाउन को लिख सकते हैं। तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि कलेक्टिव नाउन कोई पूछ ले कि किसे कहते हैं, तो हम सीधा सीधा बताएंगे कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसा कि हमने आगे बताया था कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो कॉमन नाउन जैसे कि कोई ग्रुप बना के चलते थे, आगे हमने बताया था ना। तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा उसी के नाम को जो ग्रुप जिस नाम से जाना जाएगा उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह के नाम को, मतलब कि कहीं पर 10 लोग हैं, अपना ग्रुप बनाए हो और उस ग्रुप को बनाए तो कोई नाम दिए होंगे ना, तो उस जो नाम दिए होंगे उसी नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि अब हम अपना एग्जाम्पल देखेंगे। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है कि वी आर सिटिंग इन द क्लास। वी आर सिटिंग इन द क्लास कि जो हम हैं, यहाँ पर सेंटेंस में इसका अर्थ होगा कि हम क्लास में यानी रूम में, जो भी हम कह लें, कक्षा में, क्लास में, रूम में, कि हम क्लास में बैठ रहे हैं।
तो यहाँ पर किसी एक के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर हम मतलब कि पूरे क्लास के बच्चे जो हैं वो बैठ रहे हैं स्कूल में। अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके दोस्तों, हाँ तो जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल वो है आवर टीम वन द मैच, कि हमारी जो टीम है वो मैच जीत गई है। तो यहाँ पर किसी एक के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी जो टीम है वो जीत गई है। तो जैसा कि हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ अब हम अपने चौथे नंबर पर जो नाउन आता है उसके बारे में जानेंगे। हाँ तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारा चौथे नंबर पर आता है वो है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। तो अब हम पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा को जान लेते हैं कि इसे हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा को हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि ऐसे पदार्थ तरल अथवा ठोस, ऐसे पदार्थ तरल अथवा ठोस जो या तो भूमि में पाए जाते हैं या उनका प्रयोग दूसरी वस्तुएं बनाने में होता है, उन्हें मैटेरियल नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन कोई पूछे बच्चों कि किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो तरल अथवा ठोस अवस्था में भूमि में पाए जाते हैं या उनका प्रयोग दूसरी वस्तुएं बनाने में होता है, उन्हें मैटेरियल नाउन कहते हैं। ओके दोस्तों, कोई पूछे कि मैटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो बिना कुछ सोचे आप उन्हें यही बता दीजिए। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल। हाँ तो बच्चों जैसा कि हम हमारा पहला एग्जाम्पल आ गया है कि सिल्वर इज वाइट, यानी सिल्वर सफ़ेद है। तो जो सिल्वर है वो क्या, वो हमारे भूमि के अंदर पाया जाता है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया था कि ऐसे पदार्थ जो तरल ठोस अवस्था में हमारे भूमि में पाए जाते हैं, उनका प्रयोग किसी अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है, उन्हें मैटेरियल नाउन कहते हैं। तो सिल्वर जो है वो हमारे भूमि में पाया जाता है, तो सिल्वर इज वाइट यानी सिल्वर सफ़ेद है। अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि दूध सेहत के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर दूध जो है वो हमारा दूसरा हो जाता है कि या तो उनका प्रयोग दूसरी वस्तु बनाने में किया जाता है, तो दूध जो है वो सेहत के लिए लाभदायक है। तो यह हमारा एग्जाम्पल हो गया कि मैटेरियल नाउन यानी मैटेरियल यानी मिल्क जो है वो भी तो एक प्रकार से एक पदार्थ में ही आता है। ये पोषक तत्व तो मिलता है मिल्क से यानी दूध से। ओके दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम देखते हैं अपने लास्ट यानी 5वें नंबर पर जो नाउन आता है उसके बारे में कि हमारा 5वें नंबर पर कौन सा नाउन आता है। अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ तो बच्चों जो हमारे 5वें नंबर पर जो नाउन आता है उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं और या इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहले परिभाषा देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, कार्य या अवस्था के नाम का बोध कराता है। मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या कार्य हो या अवस्था के नाम को का बोध कराता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आप लोगों को यह पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन असल में क्या बताना चाह रहा है आप लोगों को। हाँ तो दोस्तों जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जाना, तो वहाँ पर जो हमने कहा था कि अब आपको एग्जांपल के जरिए आप बता देंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है। तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि जो है ईमानदारी वो एक अच्छी नीति है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो यहाँ पर एक भाव को ही तो बताया जा रहा है, गुण को, कि जो ईमानदारी वो एक अच्छी नीति है। अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। तो ये रहे हमारे दो एग्जाम्पल जिससे कि हम आशा करते हैं कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने नाउन के बारे में जानकारी हासिल।
हाँ तो दोस्तों, अब हमने नाउन के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर ली। अब हम नाउन से संबंधित कुछ और पॉइंट को जानेंगे जो कि आपको हर कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाइए। अभी हम नाउन के बारे में और कई सारी इंटरेस्टिंग जानकारी हासिल करेंगे जो कि हम इस वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं। ओके दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि अब हम आगे और कुछ जानेंगे कि नाउन को हम और किस प्रकार से जान सकते हैं जो कि आपको हर कोई नहीं बताता है। तो नाउन को एक अन्य तरह से दो भागों में बांटा जा सकता है। कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि नाउन को और अन्य तरह से किन दो भागों में बांटा जा सकता है? यदि जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन को एक अन्य तरह से दो भागों में बांटा जा सकता है, तो उसे हम आगे आपको बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से नाउन को अन्य दो भागों में बांट सकते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट नंबर पर आता है कि तो उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। नाउन को जो दो भागों में बांटा जा सकता है उसमें जो हमारे फर्स्ट नंबर पे आते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी जिन्हें गिना जा सकता है। तो अब हम इनके बारे में जान लेते हैं, इनको क्यों किस प्रकार से इनकी हम परिभाषा लिखेंगे। तो दोस्तों, जिन नाउन को गिना जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिन नाउन को गिना जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देख लेते हैं, अभी आप लोग समझ जाएंगे काउंटेबल नाउन किन्हें कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हो गया 1 चेयर, 2 टेबल्स, 5 मैंगोज ETC। इन्हें हम गिन सकते हैं कि जैसे कुर्सियाँ रखी हुई हैं, अभी 10 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, तो इन्हें हम गिन लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कुर्सियाँ हैं, 4 5 टेबल हैं, तो इन्हें हम गिन सकते हैं ना। तो ऐसे ही ये समझ लीजिए कि इन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो हमारा दूसरा प्रकार है वो कौन सा प्रकार है। ओके दोस्तों। हाँ तो हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारे दूसरे नंबर पर आता है उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिन्हें गिना ना जा सके। तो हम जान लेते हैं इनकी परिभाषा की हम किस प्रकार से इसे परिभाषित करेंगे। तो जिन नाउन को गिना नहीं जा सकता है उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन किन्हें कहते हैं, कोई पूछ ले तो आप सीधा बता दीजिए कि जिसे गिना नहीं जा सकता उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अब हमको बता दें, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए वाटर, मिल्क, शुगर, राइस ETC। इन्हें ये कुछ ऐसे सामान है दोस्तों जिन्हें गिना नहीं जा सकता, और जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें ही अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह पॉइंट बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। अब हम जानते हैं कि नाउन को और हम किस प्रकार से जान सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, अभी यह वीडियो ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी हम आपको नाउन के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे जो कि आपको हर कोई नहीं बताता होगा। आज हम नाउन के बारे में एकदम जड़ से लेकर पलई तक, मतलब कि नाउन के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होती है वो सारी हासिल करके ही इस वीडियो से जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि नाउन के बारे में हम और किस प्रकार से जान सकते हैं कि नाउन और कितने प्रकार का होता है। ओके, तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि काउंटेबल नाउन का प्रयोग 2 नंबर में होता है, यानी 2 वचन में होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार काउंटेबल नाउन का प्रयोग 2 वचन में होता है, ये कौन कौन से? अब हम आप लोगों को आगे बता देते हैं कि काउंटेबल नाउन का प्रयोग जो 2 नंबर में होता है यानी 2 वचन में होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा 2 नंबर कौन कौन सा है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसे हम पहले जान लेते हैं। हाँ तो बच्चों, हम आपको बता दीजिए कि जो हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है वो है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। तो हम पहले एक वचन के बारे में जानेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। ओके दोस्तों, कोई नाउन जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराता है वह सिंगुलर नंबर कहलाता है। कोई नाउन जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराता है वह सिंगुलर नंबर कहलाता है। इसे हम सीधा सीधा इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक वस्तु के लिए हमें बताए वह सिंगुलर नंबर कहलाता है। ओके दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं बॉयज, गर्ल, काऊ, हॉर्स ETC।
अब हम अपने दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि हमारा 2 नंबर जो था वो क्या है। हाँ तो दोस्तों, जो हमारे दूसरे नंबर पर आता है उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। तो अब हम प्लूरल नंबर के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि प्लूरल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और हम इन्हें किस प्रकार से जानेंगे। ओके दोस्तों, तो कोई नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। कोई भी नाउन हो जो एक से अधिक का बोध कराता हो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। ओके दोस्तों, जहाँ पर 2-4 लोग हो, 10 लोग हो, या 2-4 चीज़ हो, 10 चीज़ हो, वो प्लूरल नंबर में आती है, यानी बहुवचन में आती है। अब हम इसे एग्जाम्पल के जरिए जान लेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल में आएगा बॉयज, गर्ल्स, काउच, ईटीसी, ये सब प्लूरल में आएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह पॉइंट भी बहुत मज़ेदार लगा होगा। अब हम कुछ और जानते हैं कि नाउन को हम और किस प्रकार से जान सकते हैं। ओके, हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि नाउन का प्रयोग 4 प्रकार के जेंडर में भी होता है। जेंडर यानी 4 प्रकार के लिंग में भी होता है। तो आज हम नाउन का जो प्रयोग 4 प्रकार के जेंडर में होता है, तो आज हम इसे भी जान लेते हैं कि जेंडर यानी लिंग का प्रयोग नाउन को किस प्रकार से होता है। तो हम सबसे पहले 4 प्रकार के जेंडर के बारे में भी जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर पर जेंडर आता है उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। तो सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग के बारे में ही जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं और इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आया कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। तो हम बता देंगे कि जिस नाउन से पुरुष जात का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। अब हम 1-2 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों हम ले लेंगे बॉयज, लायन, मैन, प्रिंस, ईटीसी। ओके, अब हम देख लेंगे कि हमारे दूसरे नंबर पर कौन सा जेंडर आएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारे सेकंड नंबर पर आता है वो है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। तो अब हम स्त्रीलिंग के बारे में भी जान लेते हैं कि इसे हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो दोस्तों, जिस नाम से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। कोई भी हमसे पूछे कि फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो हम सीधा सीधा उसे कह देंगे कि जिस नाम से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम आपको 1-2 एग्जाम्पल भी बता देते हैं जिससे कि आप लोग एकदम बेहतर समझ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं गर्ल, क्वीन, मदर, ईटीसी। इन सब से क्या पता चलता है कि ये सब फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग में आती हैं। ओके दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर पर कि हमारे तीसरे नंबर पर कौन सा जेंडर आता है। ओके दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारे तीसरे नंबर पर आता है वो कॉमन जेंडर। तो अब हम कॉमन जेंडर के बारे में जानेंगे कि हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लिखेंगे कि वह नाउन जो मेल यानी पुरुष या फीमेल यानी स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं कॉमन जेंडर कहलाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हैं इंग्लिश में दोस्तों जो कि लिखे जाते हैं जिसमें हम यह नहीं क्लियर कर सकते हैं कि यह कहा किसके लिए गया है, या मेल यानी पुरुष के लिए कहा गया या फीमेल यानी स्त्री के लिए कहा गया। तो उन शब्दों के लिए कॉमन जेंडर का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें देख लेते हैं कि वह कौन कौन से शब्द हैं। तो दोस्तों, वह शब्द हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसमें एक फ्रेंड, स्टूडेंट, पेरेंट्स, ईटीसी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम यह नहीं पता लगा सकते हैं कि यह पुरुष के लिए कहा गया है या स्त्री के लिए कहा गया है। तो ये इन लोगों के लिए कॉमन जेंडर का प्रयोग होता है। इन सब शब्द को कॉमन जेंडर में ही रखा गया है। ओके दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। और दोस्तों, जो हमारे अगले नंबर पर आता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, अब हम इसके बारे में भी जानेंगे कि यह किसे कहते हैं और इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ओके दोस्तों,
तो दोस्तों इसे हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वह नाउन जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, वह नाउन जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें हम नेचर जेंडर कहते हैं। अब हम आपको एक दो एग्जांपल ले देखते हैं जिससे कि आप इसे भी बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे। तो दोस्तों हमारे एग्जांपल में हम लेते हैं पेन, चेयर, फैन, बुक्स, स्टोन, ETC। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और आज आपने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को पढ़ा है। ओके दोस्तों।